हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशु सिंह है। जो नए लोग हैं उनके लिए बता दूं, मैंने ऑल इंडिया रैंक 754 हासिल किया है इस बार यूपीएससी में। 6 बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। कट ऑफ से 20 या 30 नंबर के बीच में मेरे जनरल कट ऑफ जो होती है उससे ऊपर मार्क्स रहते थे प्री में। उसी एक्सपीरियंस को मैं यूज़ करके ये प्रीलिम पीवाईक्यू की सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं कि कैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स, लॉजिक और जो हमारा एक नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, उसको यूज़ करके, प्लस जो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी एकेडमिक नॉलेज आपने गैदर की है उसको यूज़ करके कैसे हम सिंपल तरीके से बिना डरे हुए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम हॉल में माइंड गेम बहुत ज़्यादा है। इस एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ये एलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं लगा पाएंगे। प्लस जो मैं तरीके बता रहा हूँ, जो टेक्निक्स बता रहा हूँ, हम अभी तक 2024 2023 दोनों का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। दोनों में ही जो मेरे मार्क्स थे, दोनों में फॉरेस्ट की कट ऑफ भी क्लियर थी मेरी। 2024 वाले में भी फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर थी। तो दोनों में ही आप देख सकते हैं कि मैंने परफॉर्म किया एग्ज़ाम हॉल में, इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके परफॉर्म किया है। उनको आप प्रॉपर तरीके से कैसे लगाओगे वो मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, 2022 का पेपर है, क्वेश्चन 60 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 61 ये यूपीएससी ने हालांकि डिलीट कर दिया है, बट इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता देता हूँ। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो यूएस फेडरल रिजर्व की है, उसकी वजह से कैपिटल फ्लाइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने आगे स्पेसिफाई नहीं किया कैपिटल फ्लाइट कहाँ से होगा। ठीक है, फ्रॉम इंडिया लिखते तो मे बी इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हुआ हो, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व फॉर एग्जांपल हमारा आरबीआई है, अगर वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखता है, यानी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो लोग यूएस की तरफ भागेंगे, है ना। इजी मॉनेटरी पॉलिसी रखता है तो इंटरेस्ट रेट घटाएगा, यानी कि इंडिया में बेटर इंटरेस्ट रेट मिल रहे होंगे तो वहाँ पे लोग अपना पैसा लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, वहाँ लोग पैसा लगाएंगे। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अगर यूएस अपनी रख रहा है, उनका वहाँ का जो आरबीआई या फेडरल रिजर्व रख रहा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर भागेंगे। उससे क्या होगा, जो इंडिया में पैसा लगाया होगा वो फ्लाइट, मतलब वो वापस इन्वेस्टर निकालेंगे और वहाँ लगाएंगे। तो कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम इंडिया होना चाहिए था ये, मे बी इस वजह से यह क्वेश्चन हटा दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, अब ये डिवैल्यूएशन से डोमेस्टिक करेंसी से ईसीबी क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। जो यहाँ के जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर से अगर बोरो करते हैं फॉरेन करेंसी में, या फिर डोमेस्टिक डोमिनेटेड करेंसी, जैसे आपने मसाला बॉन्ड सुना होगा, तो उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हमारे कॉर्पोरेट जो बोरो करते हैं। डिवैल्यूएशन से क्या होगा कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो मान लो $1 में पहले 70 रुपये थे, तो $1 में 80 रुपये हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको $1 लेने के लिए, क्योंकि हमें पैसा डॉलर में वापस करना है और मेजॉरिटी कमर्शियल बोरोइंग जो है वो फॉरेन करेंसी में अगर हैं, तो हमारा जो 80 रुपये देने पड़ेंगे अगर डिवैल्यूएशन हो जाएगा, मतलब करेंसी का रेट गिर गया हमारी का, तो 80 रुपये देने होंगे। तो यानी कि ज़्यादा जो रिस्क है वो करेंसी रिस्क एसोसिएटेड है। तो इसमें क्या किया है, डिवैल्यूएशन से डिक्रीज़ नहीं होता है, डिवैल्यूएशन से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन हटा दिया, बट मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसके पीछे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की क्लास भी मैं लेके आऊँगा जिसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। बट अभी ये एलिमिनेशन टेक्निक मैं बता रहा हूँ आपको कैसे यूज़ करनी है। ये क्वेश्चन हटा दिया है तो इसमें कोई एलिमिनेशन टेक्निक नहीं रहेगी, मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको। अब देखिए ये कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये मेरा सही हुआ था, कोचिंग ने इसके कई कोचिंग ने गलत आंसर दिए थे। ठीक है, मेरा सिंपल लॉजिक ये था, एक पहले क्वेश्चन आया था हॉर्नबिल से रिलेटेड, तो उसमें हमें पता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट नहीं था, लेकिन उसमें वेस्टर्न घाट्स का एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन था। तो मैंने उसमें ये दिमाग लगाया था कि भाई जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, जो मौसम है, वो वेदर है जो वहाँ का, वैसे एरिया में अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो वो दूसरा रेप्लिकेट होता है वेस्टर्न घाट्स में। वही फॉरेस्टेड एरिया है, बहुत ही घने जंगल हैं। ठीक है, सेम क्लाइमेट, सेम वेदर, सेम टेरेन, तो वेस्टर्न घाट इसका आंसर होगा। ठीक है, ये सिंपल आपका दिमाग का लॉजिक है, इसमें कोई आपको फैक्चुअल नॉलेज नहीं यूज़ करनी है। और ये कब आएगा, कॉन्फिडेंस से। जो मैट्रिक्स बता रहा हूँ आप बार बार उसे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो उससे आएगा ये। अब फॉर एग्जांपल इसमें देखो टी प्रोड्यूसिंग, आपको ये पता है कि चाय कहाँ का, आसाम का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, असम वाला जो टेरेन है वही एरिया में त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा आ जाएगा। ठीक है, केरला में आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश वहीं पर है, तमिलनाडु है, वो आपने सुने हुए हैं, तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। हिमाचल, कुल्लू, ये क्लाइमेटिक कंडीशन देखो, हिली टेरेन चाहिए टी को उगाने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए,
आप उस लोकेशन को देखो जहाँ पे टी उगाई जा रही है, कौन कौन सी लोकेशन, इन सारी लोकेशन में वो कॉमनैलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आसाम से त्रिपुरा पे आ गए, ये क्या नाम है, केरल तमिलनाडु यहाँ से आंध्र प्रदेश पे आ गए, हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ देखी हैं, कुल्लू एरिया, यहाँ पे चाय के बागान है, उगाई जाती है। ऑल फोर आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें ना तो कहीं एनसीईआरटी में आपको स्टेट्स रटने थे, लेकिन आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को आपने यूज़ किया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं भाई? रेटिंग करती हैं कंपनीज़ की। ठीक है, कंपनी क्या करती है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह जो करती हैं कंपनीज, वहाँ पे सेबी का कंट्रोल होता है। प्लस मैंने आपको बताया था जहाँ भी फैक्ट है, जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, वहाँ सतर्क हो जाइए। सबसे ज़्यादा चांस है वहाँ पे गलत कराने के, यूपीएससी वहीं पे गलत कराएगी। ज़रूरी नहीं है गलत कराए, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो आरबीआई कर दिया उन्होंने सेबी की जगह, आंसर गलत। ये ऑप्शन हटाते ही ए सी डी तीनों चले गए, सिर्फ बी बचा आपका, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसके बारे में जो बैंकिंग रिफॉर्म्स में आप पढ़ रहे हो, बैंकिंग से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो लाया गया था। विनोद राय जी का आपने नाम सुना होगा, चेयरमैन रहे थे इसके। ठीक है, तो पहला गवर्नर ऑफ आरबीआई इसका चेयरमैन रहता है। पहली स्टेटमेंट ही गलत है, सिंपल चीज़ है। बैंक बोर्ड ब्यूरो पढ़ोगे आप, विनोद राय जी का नाम आ जाएगा वहाँ पर। कब आरबीआई के गवर्नर थोड़ी रहे हैं वो वहाँ पे। ये हटा दोगे आप, ए सी डी गया, क्योंकि फर्स्ट हटा दिया तो बी आंसर आ गया, 2 और 3। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं भाई? कन्वर्टेबल बॉन्ड का पहला वो पढ़िए कि खुद ही बता रहा है, एज देयर इज़ एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी। जो आपका बॉन्ड है उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो जब आपको इंटरेस्ट, लोअर इंटरेस्ट मिल रहा है मान लो, तो ये आपको जो रिस्क है, इन्फ्लेशन का जो रिस्क है, उससे बचा रहा है ना कन्वर्टेबल बॉन्ड, रिस्क को कम कर रहा है। अब आपने मार्केट का सिंपल प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि भाई जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे मुनाफा बढ़ जाता है। मार्केट का प्रिंसिपल बता रहा हूँ मैं। और जहाँ पे रिस्क कम होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, वहाँ पे रेट कम मिलता है, इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। सरकारी वाले में आप देखो कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क नहीं है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे रिस्क बढ़ेगा वहाँ पे मुनाफा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क कम हो रहा है, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुनाफा कम हो जाएगा। सही बात है, ये सिंपल इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑप्शन टू कन्वर्ट इक्विटी। ये ऑप्शन जो इक्विटी में आप बंदर ले रहे हो, इसको बॉन्ड होल्डर को एक डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन प्रोवाइड करता है। राइजिंग, अब देखो इसमें 2-3 चीज़ें याद हो रही हैं। राइजिंग कंज्यूमर प्राइस का मतलब है इन्फ्लेशन। इंडेक्सेशन, आपने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पढ़े होंगे, जिसमें कि क्या होता है कि इन्फ्लेशन से आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ना हो जाए। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 5% है और इन्फ्लेशन आपका 4% है, तो रियल जो आपको मिल रहा है वो तो 1% ही मिल रहा है, क्योंकि 4% तो इन्फ्लेशन ही है। 5-1 रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% मिल रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ? इन्फ्लेशन से नुकसान हो गया आपको। तो रिटर्न्स में हम रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, इसीलिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स हम निकालते हैं। तो वो इसमें ये कह रहा है कि जो इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, इससे बॉन्ड होल्डर कौन होता है भाई? क्रेडिटर, जो पैसा दे रहा है। क्रेडिटर को क्या होता है? इन्फ्लेशन में नुकसान होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन इसको मिल रहा है इससे वो नुकसान बच सकता है, वही बात ये बोल रहा है। तो बोथ A1 और 2, यहाँ पे ट्रिक्स यूज़ नहीं हो रही थी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था, जो कि आप धीरे धीरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत ही सिंपल भाषा में हिंदी में एकदम समझा दूंगा। जिसको इंग्लिश में समझना है इंग्लिश में समझा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कितना फ़ायदा हो रहा है 66 क्वेश्चन में। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में या ऑप्शन के रूप में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ रखी हैं। पिछले 4 साल या 5 साल के भी पेपर आप कर लेते तो आपको पता होता है इंडिया इन सब का पार्ट है, ऑप्शन डी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आपका ट्रिक यूज़ होगा। वियतनाम इज़ लेड बाई मल्टी पार्टी। आपने भाई हो ची मिन का नाम सुना होगा, वियतनाम वॉर देखी होगी, कम्युनिस्ट बनी थी वियतनाम। कम्युनिस्ट कंट्री में मल्टी पार्टी कहाँ से आ गया? सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। चाइना और रशिया देख लो आप। सेकंड स्टेटमेंट हटाई आपने तो ए और डी गायब हो गया, आपके पास बी और सी बचा। ठीक है, अब बी और सी में फिफ्थ स्टेटमेंट आप देखना, वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर। पहली बात तो ये ई सर्विस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कैसे नापोगे? चलो मान लो आपने नाप ली, कोई रैंकिंग कोई इंडेक्स आ गया। इंडो पैसिफिक रीजन में कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, उसमें इंडो पैसिफिक रीजन में आप देखो ना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया को ई सर्विस सेक्टर में बोले तो और भी बात है। वियतनाम कहाँ से आ गया? कितना इलॉजिकल है। तो फिफ्थ हटा, आपका सी आंसर आ गया। ठीक है, 68th क्वेश्चन क्या है भाई?
सिंपल क्वेश्चन है, प्राइस स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन कंट्रोल कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई की है, तो डी आंसर आ गया। नॉन फंजेबल टोकन्स, अब देखो ये करंट में चल रहा था लेकिन किसी को नहीं पता है। आपने अगर इकोनॉमिक्स का बेसिक लेक्चर सुना है तो फंजिबिलिटी के बारे में सुना होगा। फंजिबिलिटी के बारे मतलब क्या होता है कि आप एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे पैसा है, पैसा फंजिबल है क्योंकि उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है, फंजेबल, एक्सचेंज कर सकते हो। ये नॉन फंजेबल टोकन्स है, जो खुद ही नॉन फंजेबल है, वो एक्सचेंज कैसे होगा? दे कैन बी एक्सचेंज। ये तीसरी स्टेटमेंट हटाओ आप, बी सी डी तीनों गलत हो गए, एक ही आंसर बचा। उसके क्वेश्चन के नाम से ही आंसर आ जा रहा है, नॉन फंजेबल, नॉन एक्सचेंजेबल। स्टेटमेंट दे रहा है एक्सचेंजेबल, वो स्टेटमेंट आप हटाओगे आंसर आ जाएगा। 78th क्वेश्चन क्या है? नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे भी दोस्तों ध्यान रखना, करेक्टली मैच्ड हम ये पढ़ के कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस और आपका मानसिक संतुलन सही रहना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, वरना आपकी कितनी भी तैयारी हो आप वहाँ पे सिली मिस्टेक्स की वजह से 1-2 नंबर से बाहर हो जाओगे। नॉट करेक्टली पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डैम्स में ऑलरेडी रिपीट हो रखे हैं। डैम के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वो हम पढ़ लेंगे। घाट प्रभा कर्नाटका में, घाट प्रभा रिवर पर है ना, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा कर्नाटका से, मतलब मैंने ऐसे ही याद किया था कि मेजॉरिटी पार्ट वहीं से फ्लो करता है, तो घाट प्रभा वहाँ से गलत हो गए। गांधी सागर, इंदिरा सागर, ये सब नर्मदा के ऊपर डैम थे मध्य प्रदेश में, तो एक तो सही है, दूसरा गलत है, आंध्र प्रदेश गलत है। माइथॉन डैम, ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट था ना, उसमें 4-5 डैम, माइथॉन, पंचेत, तिलैया, ये नाम थे। दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, ठीक है, पहला प्रोजेक्ट था जो इतना मास स्केल पे था। छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड होगा, तो ओनली 3 पेयर्स, 3 गलत हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ अलग से एकदम, जो भी वो जिसमें फैक्ट जानना चाह रहा है ना, वो या तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है या वो आनी चाहिए उतना बेसिक आपको, ठीक है। जिसमें भी वो ऐसा कुछ वियर्ड सा स्टेटमेंट पूछ रहा है, बहुत ही ऐसा फैक्ट जो आपको किसी को नहीं पता हुआ जानना चाह रहा है, वहाँ पे कोई ट्रिक दे रहा है वो, जिससे कि आप एलिमिनेट कर लो, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में होगा तभी कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए 71, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और क्लोजर, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ्स, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कौन देता है? मैंने यहाँ पे सिंपल देखा, सारे ऑप्शन देखे, उसमें मेरे को ये पता चला था कि सीपी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का जो होता है वो लेबर ब्यूरो निकालता है, तो इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड जो चीज़ होगी लेबर ब्यूरो करेगा, बाकी सारी ये ट्रेड से रिलेटेड होता है। सीएसओ नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं, नॉर्मल शॉर्ट टर्म सर्वेज होते हैं, उससे काम करता है ये। और नेशनल टेक्निकल, ये नाम आपने ना सुना होगा, वो ऐसा कोई पूछेंगे ही नहीं जो आपने कभी सुना भी ना हो, ठीक है। लेबर ब्यूरो इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड जब इन्फ्लेशन का वो निकाल सकता है इंडेक्स, तो लेबर ब्यूरो ही होगा ना भाई, वो वही काम कर रहा है ऑलरेडी। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, चौथा स्टेटमेंट इसमें से एलिमिनेट कर देगा आपका। इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनी डिलीवर टू द एंड यूज़र, मतलब एंड यूज़र तक डिलीवर करना ये पूरा इंश्योर करेगा। भाई कोल में इतने सारे डिलेज की होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, और ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ कर ले। तो यहाँ पे इलॉजिकल स्टेटमेंट देखिए, मैंने चौथी हटाई थी, 4th हटाई तो मेरे बी और सी, और बी और डी चला गया, ए और सी में मैं बच गया, ठीक है। ए और सी में 1 और 2 मेरे को देखना नहीं है, बट फिर भी इस ऑर्गेनाइजेशन के रोल के बारे में जानना है, तो आपको 1 और 2 क्योंकि दोनों में है तो सही है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। भाई स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करती है, कोल्ड सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रोवाइड करती है, कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्शन वगैरह कर रहा है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर आप 2 में कन्फ्यूज़न हो तो मैं मैक्सिमाइजेशन पे जाता हूँ, अनटिल अनलेस अब मेरे को इसमें कोई भी लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं लग रही, कुछ भी लॉजिकल नहीं लग रहा, तो मैं मैक्सिमाइजेशन पे जाऊँगा। अगर मैं 2 में कन्फ्यूज हो तो 1 2 3, ठीक है। 50-50 पे आप अगर ले आ रहे हो तो आपके क्वेश्चन अगर कम है तो आप रिस्क लीजिए भाई। 5th शेड्यूल आपका है सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही पॉलिटी का भाई, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड को बचाएगा, इसीलिए ये बने हैं शेड्यूल्स। क्वेश्चन 74 आप देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है ये, इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको पूछेगा। आप पूरा साल पढ़ते रहोगे, आपको फिर भी लगेगा ये कहाँ से पूछ लिया, तो मैंने सुना ही नहीं था। लेकिन आपको पता है कि जहाँ फैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन, आपको सतर्क हो जाना है। यहाँ पे उसने 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दे दिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना है। यूएनईसेफ की जगह इसने WHO कर दिया है, ठीक है। इंडिया सैनिटेशन जो काउंसिल है हेल्थ से रिलेटेड, इसमें मतलब आपको ये देखना है कि 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम है तो एक करने के चांस ज़्यादा हैं, तो WHO इसने गलत कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह स्टेट गवर्नमेंट्स लिख देता, कुछ और लिख देता, तो 2 फैक्ट इसमें पूछ रखे, एक गलत कर सकता है उसमें। तो
पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेशनल, देखो ये बहुत टफ क्वेश्चन है क्योंकि बहुत डिटेल में इसने गलत किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अगर किसी को पता है ना तो वो उसको पता है कि अर्बन डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर आएगा, लेकिन भाई यहाँ पे इसने लिख दिया कि अपेक्स बॉडी है उस मिनिस्ट्री की, ठीक है। अपेक्स बॉडी नहीं होगी, ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब एक इंस्टीट्यूट ही तो है भाई वो। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रहते हैं ये सारे, तो नीदर आ जाएगा इसमें। 75th क्वेश्चन है, ये दोबारा से रिपीट हुआ 23 में 24 में, दोबारा से सेम क्वेश्चन। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये पूछा था, इनमें से स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है। तो देखो कितना फ़ायदा हो रहा है, एकदम हाल फिलहाल के क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आती है ये। सेंट्रल वाटर कमीशन अटैच्ड ऑफिस है वाटर मिनिस्ट्री का, ठीक है। जो बोर्ड है ये नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है। अब जैसे ये स्टेटमेंट्स हैं, हालांकि ये आंसर में नहीं, लेकिन इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा रिसर्च कर लो, 1-2 लाइन 2-3 लाइन इसके बारे में पता होनी चाहिए, अगले पेपर में रिपीट हो सकता है। कितना ज़्यादा रिपीटिशन होता है, करंट अफेयर से ज़्यादा रिपीटिशन होता है यूपीएससी के पेपर में। वो भी कैसे कि आपको ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। यूनाइटेड नेशन क्रीडेंशियल्स कमिटी सेटअप अंडर सिक्योरिटी काउंसिल, फैक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, सतर्क हो जाइए भाई, गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ट्रेडिशनली मीट इन मार्च जून सितंबर। अब मैंने हिसाब लगाया कि अगर मार्च में मिल रही है 2 महीने बाद, फिर जून में मिल रही है, फिर 2 महीने बाद सितंबर में, तो सितंबर के बाद 2 महीने दिसंबर में क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि साइकिल तो रिपीट होनी चाहिए ना भाई 2-2 महीने पे, या तो क्वार्टरली मिल रही है भाई, तो साइकिल रिपीट क्यों नहीं हो रही। तो भाई यहाँ पे इसने गलत कराने के लिए दिया है ये। तो यहाँ से मैंने सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट किया था, सी और डी गायब हो गए। अब 1 ऑन ए और बी में हम आ गए, तो 3 और 1 3, ठीक है। 3 यानी कि सही है, इट असेसेस द क्रेडेंशियल, सही बात है। अब 1 वाले में मैं आया, सेटअप अंडर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी का मेरे को पता था कि सिक्योरिटी से रिलेटेड या जो 5 परमानेंट मेंबर है वो वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका क्रेडेंशियल कमेटी से क्या काम होगा, ये तो जनरल असेंबली जनरल काम है। तो क्योंकि यूएनएससी बहुत ही स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट टास्क देखेगी, क्रेडेंशियल वगैरह मेंबर्स के ये सब करना जनरल असेंबली का काम होगा, तो वहाँ से मैंने एलिमिनेट करके 3 आंसर आ गया। 77th क्वेश्चन, इट इज़ अ पोलर कोड, तो कोड देख लो, इंटरनेशनल कोड किस में है भाई, ये आंसर आ जाएगा। ये मैं ऑलरेडी पहले इस टाइप के क्वेश्चन कितने करा चुका हूँ, ये तो गलत होने नहीं चाहिए जो सिंगल करेक्ट वाले होते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन ग्रांट, इंटर गवर्नमेंट कैन पॉसिबल वाले मैंने बोला ना, कैन प्रोबेबिलिटी जहाँ पे आ रही है तो वहाँ पे 1 2 3 तीनों सही। 79th क्वेश्चन, टी बोर्ड है भाई, टी बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है, टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, ये सारी चीज़ें। कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये एनसीईआरटी के फैक्ट्स थे, सिंपल फैक्ट्स थे, ठीक है। तो अगर आप वैसे देखोगे कि भाई स्टैट्यूटरी बॉडी से अगर आप एलिमिनेट करोगे तो 1 सिर्फ एक में ही है, 2 में है, ए में और डी में, 1 3 1 4। अब 3 और 4 देखना है, बाकी आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। तो 3 और 4 में अगर आप देखोगे कि सिचुएटेड हेड ऑफिस इन बेंगलुरु और ओवरसीज़ ऑफिस दुबई मॉस्को। मैंने मतलब दिमाग ये लगाओ कि हेड ऑफिस कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे अब सारा नॉर्थ ईस्ट में इनका सारा टी का मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्शन वहाँ होता है, तो इसलिए कोलकाता के पास होगा। हालांकि मुझे इसका आंसर पता था क्योंकि पीसीएस की भी मैंने प्री दिए हैं, तो वहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पूरा, एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया है। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है भाई, कितनी बार आपने करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर का फ़ायदा क्या है, तभी मैं आपको डेली करंट अफेयर करा रहा हूँ। आजकल हम क्या है मैगजीन की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। डेली करंट अफेयर का फ़ायदा ये है कि ये जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं इनका देखो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको एग्ज़ाम में। ये टर्म्स ही पूछ रहा है, ऐसी लास्ट मोमेंट पर आप पढ़ोगे नहीं याद रहेगा। फॉल्स इंप्रेशन देना कि भाई कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं इको फ्रेंडली हैं, एनवायरनमेंट साउंड है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। बाकी आप देखोगे बाकियों में नॉन इंक्लूजन ऑफ एनवायरनमेंट कॉस्ट एनुअल फंड, एक ग्रीन जीडीपी होता है उसमें इंक्लूजन करते हैं, जीडीपी में नॉन इंक्लूजन करते हैं नॉर्मल। इग्नोरिंग डिजास्टर वाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मेकिंग मैंडेटरी। अब वाइट मतलब जो ग्रीन वॉशिंग टर्म है वो एक तरह से झूठ उससे ही आया है, अगर थोड़ा जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। वाइट वॉशिंग हो गया, या तो ग्रीन वॉशिंग मतलब झूठा इंप्रेशन, झूठ बोलना, वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। करंट अफेयर से रिलेटेड या और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।